नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं मुझे बताएं। और आज एक और पेपर के साथ हम आपके सामने आए हैं और एक और पेपर जो है वो आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है वो पहला क्वेश्चन शो हो गया है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये मेरे से किसकी बात कर रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटोनिम बताना है मुझे इस वर्ड का, एंड दैट वर्ड इज मैकेनिकल। देखें जरा आप एक बार क्वेश्चन को देखें, यू हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैकेनिकल। नाउ मैकेनिकल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो हम मशीन्स से करते हैं, है ना। तो मशीन के द्वारा किया गया मैकेनिकल, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, एंटोनिम में हाथों से किया गया। तब ऑटोमेटाइज तो होगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटाइज का मतलब क्या हो गया, अगेन ऑटोमेटिक कोई काम हो रहा है, तो मैकेनिकल ही हुआ ना। ईल्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन, यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट इज ईल्डिंग। सेरोगेट का मतलब होता है जो सेरोगेसी कराते हैं ना, बेसिकली बच्चों को पैदा करने के लिए जो वुमन सेरोगेसी का प्रोसेस लेती है दैट इज सेरोगेट। तो यहाँ मैकेनिकल का उल्टा क्या हो गया, मैनुअल, दैट इज बाय हैंड, यानी हाथों से किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मुझसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन लिखा है वर्मिनस, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है फ्रेंड्स। और वर्मिनस का मतलब होता है ऑब्नॉक्शियस से रिलेटेड ये वर्ड है, जिसको हम घिनौना भी कह देते हैं, है ना। घिनौना या बेकार, है ना, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे हम वर्मिनस से जानते हैं। वॉमिटस का मतलब बेसिकली वॉमिट से रिलेटेड हो गया। वॉलप्चियस जो वर्ड है ये भी बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, जिसको आप बहुत सुंदर भी कहते हैं ना। चाहे आप बहुत सुंदर बोल दो, चाहे आप अट्रैक्टिव बोल दो, ये भी क्या कहलाता है, वॉलप्चियस। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है वेरीफेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि हम बोलते हैं ना वेरीफिएबल, किसी चीज को वेरीफाई करना, तो ये वर्ड होता है वेरीफिएबल। यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है जिसको कहते हैं ए। तो दिस वर्ड इज वेरीफिएबिलिटी, यानी किसी चीज को क्या करना, वेरीफाई करना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ, इसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, एरर स्पॉटिंग आपको बतानी है। और जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा है वो लिखा है द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम। नाउ जब हम फ्रॉम के बाद टाइम बताते हैं ना, तो या तो हम फ्रॉम का जोड़ीदार टू यूज करते हैं, और या फिर हम फ्रॉम का जोड़ीदार टिल यूज करते हैं। स्टिल का यूज जो है वो फ्रॉम के साथ नहीं होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, या आप ये भी कह सकते हैं द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM। बट स्टिल का यूज जो है वो तो बेसिकली बिल्कुल गलत है। तो मेरी एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में हुई, थर्ड पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुझसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए मुझे यहाँ पर एक वर्ब दिख रही है विल लॉन्च, तो विल लॉन्च के हिसाब से मुझे विल बी लॉन्च्ड दिखना चाहिए। देखिए इसके अंदर मुझे विल बी लॉन्च दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे वॉज लॉन्च्ड दिख रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर मुझे विल हैव बीन लॉन्च्ड दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर मुझे वर बीन लॉन्च्ड दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मुझसे एक ईडियम पूछ रहा है जिसका मतलब है केयर अ हैंग। अब इस ईडियम को आप कैसे याद रखेंगे, देखो बेसिकली केयर अ हैंग का मतलब होता है ना के बराबर किसी में इंटरेस्ट लेना, या ना के बराबर किसी की केयर करना। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, कि आपने है ना किसी के प्रति केयरिंग जो है, केयर भावना है, वो क्या कर दी, हैंग कर दी। हैंग कर दी मतलब टंगा दी है। अब अगर आपने उसके प्रति केयर भावना ही टंगा दी है, मतलब आप उसकी केयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होते तो आप अपने पास रखते ना उसकी केयर, आप उसकी केयर करते। लेकिन आपने तो केयर को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, टंगा दिया। इसका मतलब आप उसके प्रति कोई इंटरेस्ट अब शो नहीं कर रहे। कपड़े टंगाने से मतलब है नहीं केयरिंग टू मच, इसका उल्टा हो जाएगा पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, ये भी गलत है। क्या हो गया इसका आंसर, शोइंग नो इंटरेस्ट, यानी अब आपको उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डैश टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड, आपको एंटोनिम बताना है एग्जिट का। तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, तो इसका उल्टा क्या हो गया, अंदर आना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि एग्जिट का उल्टा क्या हो जाएगा, एंट्री। हाउस, रोड और सेरेमनी की बेसिकली मीनिंग काफी इजी है, जो आप जानते होंगे। तो द एंट्री टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट किस वर्ड का, एबिलिटी का। नाउ एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता किसी चीज के प्रति। तो एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स लिखा है, तो इसका राइट आंसर होगा एप्टीट्यूड फॉर, है ना। एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है बेसिकली इंटरेस्ट या फिर योग्यता, एलिजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब आप जानते हैं, जो एटीट्यूड दिखाते हैं लोग, वो बेसिकली एटीट्यूड कहलाता है।
एस्ट्यूट का जो मतलब होता है ना, वो होता है कनिंग से रिलेटेड, यानी चतुर या चालाक जो हम बोलते हैं, या बेसिकली इंग्लिश में जिसे हम कनिंग कहते हैं, वो मतलब होता है क्या, एस्ट्यूट का। और एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्टीट्यूड वर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो ये बेसिकली आपसे ईडियम पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में भले ही आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाय ऑप्शन मुझे पता चल रहा है कि मुझसे ईडियम की डिमांड कर रहा है। तो टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, यानी कि इंफॉर्मेशन बाहर आ जाना। स्पिल द अनियंस नहीं होता, स्पिल द वर्ड्स भी नहीं होता, स्पिल द कैट भी नहीं होता। ये क्या होता है, स्पिल द बीन्स। और यहाँ पे बीन्स का मतलब बेसिकली मोतियों से रिलेटेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है और मुझे इसको अरेंज करना है, जरा देखते हैं। देखो ना, इसमें अगर मैं देखूं, दो आर से मुझे दिख रहा है वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। नाउ वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, क्या कुछ तो हम कम्युनिकेट या कनेक्ट कर ही रहे होंगे। तो यहाँ बेसिकली कनेक्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि हम बेसिकली जो कनेक्ट कर रहे होंगे वो टेक्नोलॉजी को ही कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर हम पेयर वर्ड ढूंढे, तो देखो यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है द वे। अब ना, वे का मतलब होता है किसी भी चीज का रास्ता, और वे के बाद हमेशा एक क्लॉज आता है, यानी द वे के बाद टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। द वे टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, यानी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड हुई, यानी कि मुझे या तो पेयर दिखे क्यू के बाद पी, है ना, और या फिर द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट भी हो सकता है, मतलब जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं, यानी कि मुझे क्यू के बाद जो है ना वो आर भी दिख सकता है। तो आप इस पेयर को जरा ढूंढ लो, क्या आपको क्यू के बाद पी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर मुझे बेसिकली क्यू के साथ पी दिख रहा है और कहीं पर नहीं दिख रहा। क्या आपको क्यू के साथ आर दिख रहा है, तो बेसिकली क्यू के साथ आर ढूंढ लो। जस्ट क्यू के बाद आर, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं। अब मुझे दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड, यानी उसने ट्रांसफॉर्म किया है। अब इट ने अगर ट्रांसफॉर्म किया है, तो बेसिकली क्यू के बाद पी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब इट ने अगर ट्रांसफॉर्म किया है तो हमें ही किया होगा। तो इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, यानी मुझे क्यू आर पर टिक करना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब आप एक बार इसे पढ़ के देख लो। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, बिल्कुल सही है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी हर लाइफ का एक्सपेक्ट। फिर एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म, ये इट किसके लिए यूज है, टेक्नोलॉजी के लिए। द वे वी कम्युनिकेट टू कनेक्ट, तो मुझे मेरा राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट, ये आपसे सिनोनिम पूछ रहा है किसका, मिसलीडिंग का। नो, मिसलीडिंग का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, यानी कि किसी को गलत वे बताना, किसी को गलत रास्ता बताना, या हिंदी में इसे कहें तो किसी को भटकाना, भटकाने की कोशिश करना, उसका ही मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिंसियर तो होगा नहीं, क्योंकि मिसलीडिंग नेगेटिव वर्ड हो गया। ट्रू भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रू भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ट्रू का मतलब सच्चाई होता है। सिंसियर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंसियर वे दिखाना, है ना। जबकि मिसलीडिंग का मतलब तो हम क्या कर रहे हैं, किसी का रास्ता भटकाना बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मेंडाशियस, ये मेंडाशियस जो है ना, यही इसका आंसर है, क्योंकि मेंडाशियस का मतलब ही होता है किसी को रास्ते से भटका देना। लेकिन ये जो कैंडिड वर्ड है ना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। कैंडिड का मतलब होता है आसान तरीके से, कहते हैं ना बहुत सिंपल ये काम हो गया, बहुत आसान तरीके से ये काम हो गया, तो वो कहलाता है क्या, कैंडिड वर्ड, है ना। तो मेंडासियस जो है वो मिसलीडिंग का सिनोनिम है, जिसका मतलब क्या होता है, गलत तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है इवैल्यूएट का। नो, इवैल्यूएट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, है ना, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, सेस करना, है ना, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, पता करना, कैलकुलेट करना, है ना। मैं इवैल्यूएट को कैलकुलेट भी बोल सकती हूँ। तो मिस जस्ट तो होगा नहीं, यूनिटी होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, असेस। हम बोलते हैं ना असेसमेंट किया है, या आपके असेसमेंट को मैं चेक करूंगी, तो असेसमेंट को चेक करने का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का क्या करना, मूल्यांकन करना। मिस कोट मतलब होता है किसी भी चीज, कोट को मिस कर देना, मिस कोट यानी गलत कोट को हम कहते हैं, कोटेशन जो हम बोलते हैं ना, मिस कोट यानी गलत कोट। तो यहाँ पर इवैल्यूएट का राइट आंसर क्या हो गया, सेस से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकली एरर। नाउ ग्रामेटिकली एरर के लिए मैं सेंटेंस पढ़ूं तो माय सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, जो मेरी सिस्टर जूलियट है उसकी शादी हो गई, कब, जब वो 23 साल की थी। तो यहाँ हर तो आएगा नहीं, शी आएगा, और एज भी नहीं आएगा, है ना। तो एज और हर दोनों गलत हो गए, क्योंकि एज हर का तो मतलब हो गया वो 23 साल की है, मतलब 23 साल की हो तभी शादी करूं, नहीं। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, व्हेन शी वॉज 23, यानी जब वो कितने साल की थी,
23 साल की थी तब उसकी शादी हो गई। तो बेसिकली मेरी एरर कौन से पार्ट में हुई? फोर्थ पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। नाउ अगेन ये एक बहुत ही कॉमन सा वन वर्ड है जो बेसिकली एसएससी कई बार पूछ चुकी है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस का, जिसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि बंद जगहों का डर हम इसे कहते हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। तो कई जनों को होता है ये। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगोराफोबिया। ना अगोराफोबिया का मतलब होता है कहीं पे भी अकेले रह जाने का डर, है ना। अब अकेले रह जाने का डर का मतलब होता है ये है ना बेसिकली क्लॉस्ट्रोफोबिया से रिलेटेड है, बट क्लॉस्ट्रोफोबिया में तो क्या होती है, जगह ही बंद होती है। या अगोराफोबिया का मतलब है कहीं पे मैं अकेली ना रह जाऊं, है ना, यानी कहीं पे मैं अकेले रहकर वहां पे फंस ना जाऊं, है ना। अकेले रहकर फंस जाने का डर होता है। अब अकेले रहकर फंस जाने का डर मतलब बेसिकली मैं कार में बैठी हूँ और मुझे ये डर होगा यार कार का गेट बंद हो गया तो मैं अकेले अंदर फंस जाऊंगी। या फिर कहीं आप गए ऐसी जगह कि जहां पर आपको लगा कि मैं भीड़ में कहीं अकेली ना फंस जाऊं, भीड़ में ना फंस जाऊं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है गोराफोबिया, कहीं पर भी फंस जाने का डर कि यार मैं यहाँ पे अटक गई तो, मेरा काम अटक गया तो, वो कहलाता है गोराफोबिया। फोटोफोबिया बेसिकली फोटो वर्ड का मतलब ही लाइट होता है ना, तो लाइट से रिलेटेड जो डर होता है हम उसे कहते हैं फोटोफोबिया। और ऑप्टोफोबिया में जो ऑप्टो वर्ड है ना, दिस ऑप्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आईज, है ना। तो ऑप्टोफोबिया में बेसिकली होता है आंखें खुल जाने का डर ना। आंखें खुलने का डर बहुत अजीब सा डर है ये, बट आंखें खुलने का डर ऐसा होता है जैसे मान लो सोते सोते या मेरी आंखें नहीं खुल जाए ना, मेरी नींद नहीं टूट जाए, तो बेसिकली आंखें खुलने का डर ये होता है। पर क्लॉस्ट्रोफोबिया मैक्सिमम में पाया जाता है। गोरोफोबिया अकेले फंस जाने का डर, फोटोफोबिया इज बेसिकली लाइट का डर कहलाता है। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये मुझसे पूछ रहा है अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। यानी कि मुझे बोल रहा है किसी भी बुक का शॉर्ट सेक्शन जो आगे की तरफ लिखा हुआ होता है, यानी कि स्टार्टिंग में लिखा होता है, जो बुक का क्या एक्सप्लेन करता है, मेन पार्ट एक्सप्लेन करता है। बेसिकली हम इसे फॉरवर्ड बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में फॉर का मतलब ही होता है आगे का, है ना। प्री के लिए ये वर्ड यूज होता है ना। पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया पीछे की स्क्रिप्ट, बाद की स्क्रिप्ट। कंक्लूजन का मतलब भी यही होता है ना, पीछे का पार्ट जो होता है ना वही बेसिकली क्या कहलाता है, कंक्लूजन, या उसी को हम क्या कहते हैं, फोर स्क्रिप्ट। ना यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पैराफ्रेज। ये जो पैराफ्रेट वर्ड है ना, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये कहला रहा है फ्रेज। ना फ्रेज मतलब कैसी फ्रेज जो पैराग्राफ में बार बार यूज करी हो, यानी कि फ्रेज जो कि किसी भी जगह पर या किसी भी लाइन में बार बार यूज की जाए, यानी आप कंटिन्यू बार बार यूज की जाए। जैसे आप कई बार देखेंगे पोएम्स वगैरह में क्या होता है, पर्टिकुलरली कोई लाइन होती है ना, वो बार बार रिपीट होती है, या तो किसी पैसेज में या किसी पैराग्राफ की लाइंस में वो अल्टीमेटली लास्ट लाइन जो दिखने को मिलती है पोएम्स में, वो बार बार वही सेम लाइन मिलती है, दैट इज नोन एज व्हाट, पैराफ्रेज। पोस्टस्क्रिप्ट इज पीछे का पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, कंक्लूजन इज अगेन द लास्ट पार्ट, फॉरवर्ड इज द स्टार्टिंग पार्ट जो हमें किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन देता है, हम इसे प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, है ना। और जो पैराफ्रेज है वो क्या होता है, कोई भी लाइन या कोई भी स्टैंजा या कोई भी क्लॉज बार बार किसी चीज में रिपीट होना। नेक्स्ट ये मुझसे बात कर रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग किसका, टेंटलेस का। तो सोलोमन्स रेप्यूटेशन हैज एन अकाउंटलेस इज टेंटलेस। अब ये टेंटलेस का मतलब होता है बिना गलती के, यानी ऐसी भी कोई भी चीज जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। तो अगर फॉल्ट नहीं है तो देखो फ्लॉड का मतलब तो हो गया फॉल्ट होना ना, फ्लॉड जो है वो फॉल्ट का सिनोनिम है, यानी गलती है तो ये तो होगा नहीं। फॉल्ट लेस जो है वो बेसिकली इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि फॉल्ट का ना होना। अच्छा इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया किसी भी चीज का लगातार ना होना, है ना। कंसिस्टेंट यानी लगातार होना, और इनकंसिस्टेंट यानी लगातार यहाँ ना होना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और ये बेसिकली वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस, है ना, शंका जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे डाउटफुल भी कह सकते हो, डाउटफुल कैन बी योर सिनोनिम, और सस्पिशियस कैन बी योर सिनोनिम, यानी कि अभी भी सस्पिशियस ये चीज है, शंका भरी ये चीज है, ठीक है। तो बेसिकली फॉल्टलेस मतलब हो गया बिना गलती के, जो कि टेंटलेस का सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव्स है ना वो ऑलरेडी आपके लिए अनसेटिस्फैक्टरी है। देखो अगर कोई दो चीजों के बीच में है ना, अगर आप चॉइस करने में मुश्किल हो रही है तो वो कंफ्यूजन होता है, लेकिन दो अनसेटिस्फैक्टरी चीज के बीच में चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो वो डिलेमा होता है, ये ध्यान रखिएगा ना।
अनसेटिस्फैक्ट्री अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो क्या होगा, डिलेमा। और अगर कोई अच्छी चॉइस है और उनके बीच में से अगर चूज करने में दिक्कत हो रही है, दैट इज कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन होगा नहीं, प्रॉब्लम होगा नहीं, डिफिकल्टी होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिलेमा, विच मीन्स दो अनसेटिस्फैक्ट्री ऑल्टरनेटिव्स के बीच में अगर मुझे चॉइस करनी पड़े। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है किसका, कॉम्पोनेंट्स का। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। कंपोनेंट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, ये होगा नहीं, कंपोनेंट्स नहीं होता, इट्स कंपोनेंट्स। तो राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, ये मुझसे अगेन पैसिव वॉइस की डिमांड कर रहा है। देखो अगर ये पैसिव वॉइस की डिमांड कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक सेंटेंस में दो वर्ब दिख रही हैं। एक वर्ब वॉज डिवाइडेड है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो वो पैसिव होता है। लेकिन आगे वाली जो वर्ब है ना, ये मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, यानी कि ये मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, यानी कि ये एक्टिव है। इसको पैसिव करेंगे तो हिस्टोरियंस टोल्ड अस का क्या हो जाएगा, वी आर टोल्ड बाय, यही होगा ना, वी आर टोल्ड। तो आप आगे वाले पार्ट में तो वी आर टोल्ड चेक करें, जो मुझे तीनों में दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, फोर्थ ऑप्शन कट गया। और वॉज डिवाइडेड जो है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, देखो इसके अंदर चेंज हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी कट गया और फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइडेड हो गया। वॉज डिवाइडेड यहाँ दिख रहा है मुझे, और यहाँ आर टोल्ड भी दिख रहा है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है क्या, ये मुझसे पूछ रहा है रिप्लेसमेंट ब्रैकेटेड पार्ट का, यानी कि एरर स्पॉटिंग ही पूछ रहा है। तो दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। नाउ बेसिकली और के साथ जो पेयर वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं आइदर और का, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। तो ये पेयर वर्ड्स हैं, ऑलवेज का यूज और के साथ नहीं होता। तो मुझे मेरा आंसर क्या टिक करना पड़ेगा, आइदर। तो दे कुड आइदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है सरप्राइज होना या शॉक होना, है ना। तो बेसिकली वंडर स्ट्रक इज व्हाट, टू गेट सरप्राइज, यानी किसी भी चीज से आश्चर्यचकित हो जाना इज व्हाट, वंडर स्ट्रक। तो ये जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स है, ये वंडर स्ट्रक हो गया किससे, बाय द डैश ऑफ द कॉइन। अब ये बेसिकली क्वेश्चन होमोनिम्स का है। तो कॉइन का क्या, कॉइन का वेट इंतजार होगा नहीं, वाइड इज लेंथ एंड वाइड, जो चौड़ाई हम कहते हैं वो होगा नहीं। कॉइन का वाइट नहीं, वाइट का भी कलर होता है, वाइट इज कलर। कॉइन का वेट होगा, वजन, है ना। तो जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स हैं वो सरप्राइज हो गए किससे, कॉइन के वजन से। तो वेट होगा, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। चलिए ये एक आपको क्लोज टेस्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, वीडियो एक बार आप स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को पढ़ें, उसके बाद हम इसके आंसर्स लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक dash to digital training has exposed the hazards of students disengagement and the resulting consequences of lower student performance। now ये मुझसे बात कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो क्विक क्या हुआ है डिजिटल ट्रेनिंग में। तो डिजिटल ट्रेनिंग में क्विक सेट नहीं हुआ था, क्विक एंड नहीं हुआ था, स्टैग्नेशन भी नहीं हुआ था। क्विक क्या हुआ था, ट्रांजिशंस हुए थे ना। भाई आपने देखे थे ना कि जब कोरोना टाइम आया था, तो जो सारी चीजें थी वो डिजिटलाइज्ड हो गई थी, यानी करेंसी भी जो है ना वो लोग डिजिटल में लेना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि नोट्स वगैरह पे हाथ वाथ नहीं लगे हुए हो, है ना। तो ऑनलाइन का जो जमाना है वो तभी आ गया था कि भाई आप ऑनलाइन जो है वो पेमेंट करें। तो ये ट्रांजिशंस कहलाते हैं डिजिटल ट्रेनिंग के, है ना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। तो क्विक क्या, ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रेनिंग के क्विक ट्रांजिशन हैज एक्सपोज द हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसएंगेजमेंट। कई बच्चों के डिसएंगेजमेंट को नुकसान इसने पहुंचाया था। एज द रिजल्टिंग, और इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी हो गई, लोअर हो गई, यानी कम हो गई। अक्रॉस डैश कोर्सेज, क्या कौन कौन से कोर्सेज के प्रति जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कम हो गई थी, कुछ कोर्सेज के प्रति तो नहीं, पर्टिकुलर कोर्सेज के प्रति भी नहीं, और लिमिटेड कोर्सेज के प्रति भी नहीं, बहुत सारे कोर्सेज के प्रति जो है ना वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। तो अक्रॉस न्यूमरस कोर्सेज आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, द लेटेस्ट डैश हैज ऑल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कई बच्चों की, कई मिलियंस ऑफ लोगों की एजुकेशन जो है वो ऑल्टर हुई थी, किससे, इस कोविड-19 से। अब कोविड-19 एपिडेमिक है, पेंडेमिक है या एंडेमिक है, पहले तो मुझे इन तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो एक पर्टिकुलर रीजन में हो,
ना, यानी कि ये सब जगह फैली भी नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही है, दैट इज एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है ये भी एक पर्टिकुलर बीमारी है तो एक लिमिटेड स्पेस में, एक लिमिटेड एरिया में, लेकिन ये उस लिमिटेड एरिया में है ना बार बार आती है। एपिडेमिक तो क्या एक बार आया उस लिमिटेड एरिया में और चला गया, एंडेमिक बार बार उस एरिया में अटैक करेगा। लेकिन पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई भी चीज जो और ओवर फैलती है, यानी कि इंटरनेशनल भी जाती है, किसी और कंट्री से यहाँ आ सकती है, यहाँ से कहीं और भी जा सकती है, यानी कि जो ओवरऑल फैलती है, उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक। अब कोविड-19 जो बीमारी थी ना वो पेंडेमिक थी, ऑल ओवर फैली थी, ये कई कंट्रीज में फैली थी। तो द लेटेस्ट पेंडेमिक हैज ऑल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, कई लोगों की एजुकेशन इसने ऑल्टर की थी। न्यू अप्रोचेस एंड इंप्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, कई अप्रोच नई इंप्रूवमेंट के लिए लानी पड़ी थी स्कूल सिस्टम में। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, पूरा डिजिटल डिवाइड बढ़ गया था उस टाइम पे, द स्ट्रैटेजी में एग्जिबिट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी डिस्पैरिटीज। मोर देन 500 मिलियन जो स्टूडेंट्स थे वेरियस लेवल पर अराउंड द वर्ल्ड वर फोर्स डू, उनको फोर्स हुआ था या फोर्स हुए थे इस कोविड-19 के कारण। काई के लिए फोर्स हुए थे, अपनी स्टडीज के, अपने स्टडीज से रिलेटेड वो फोर्स हुए थे। यहाँ पर जो ऑप्शंस है ये गलत डल गए हैं, ये ऑप्शंस है कि ये अपने स्टडीज के प्रति जो फोर्स हुए थे ना, ये अपने स्टडीज को ड्रॉप करने के लिए, यानी कि इनकी स्टडीज जो है ना वो ड्रॉप हो गई थी, रुक गई थी, तो उनको अपनी स्टडीज जो है वो छोड़नी पड़ी थी, है ना। तो टू स्टॉप देयर स्टडीज, इनको अपनी स्टडीज क्या करनी पड़ी थी, छोड़नी पड़ी थी। दीज चेंजेस हैव कॉज्ड एंड विल कंटिन्यू टू कॉज सम इनकन्वीनियंस, और इसके कारण इनको क्या हुई थी, बहुत इनकन्वीनियंस पैदा हुई थी। बट दे विल ऑल्सो फॉस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड दिस एजुकेशन, लेकिन हाँ इससे जो है कई इनोवेशन जो है वो फ्यूचर के लिए हुए थे। ड्यूरिंग ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, जो पाइलोन इफेक्ट था कोरोना वायरस का, कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है स्कूल पर वो बहुत लॉन्ग टर्म है, वो उसी टर्म है, नहीं खत्म हुए, वो आज भी चल रहे हैं ना। नोटेबली फॉर मोस्ट वनरेबल चिल्ड्रन डैश बेसिक कोर लर्निंग, बच्चों की जिनकी क्या बेसिक कोर लर्निंग जो है, बेसिक है या कोर लर्निंग जो है वो क्या हो गई, वीक हो गई। तो बच्चों की, है ना, तो बच्चे जिनकी, तो यहाँ पर जिनकी के लिए पोजेशन दिखाने के लिए, ये पोजेसिव एडजेक्टिव को दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हुज। तो चिल्ड्रन जिनकी क्या बेसिक या कोर लर्निंग जो है वो क्या हो गई थी, वीक हो गई थी। तो यहाँ हुम आएगा नहीं, विच आएगा नहीं, हु आएगा नहीं, हम किसकी बात करेंगे, हुज की। तो बेसिकली ये एक और सेट था आपका एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ही 2024 का। ये जो सेट है ये आपकी काफी हेल्प करेंगे एसएससी के 2025 के लिए। अगर आप इन सेट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि जो इंग्लिश का स्कोर कार्ड है वो आपका काफी अच्छा हो जाएगा, और आप काफी अच्छा गेन जो है ना वो इंग्लिश में कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बहुत बड़ा इंक्रीज होगा। तो ये जो सेट है ये आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें, इनको डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट से करें, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू कि आप एसएससी 2025 बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो में आपसे वापस मुलाकात करेंगे एक और सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।